1857 में भारत में अंग्रेज हुकूमत की बुनियादें हिला देने वाली जंग आज़ादी बर्पा हुई। और याद रखिए बच्चों की ये जंग अचानक ही बर्पा नहीं हुई। इससे कबल भी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई जंगें हो चुकी थीं। जहां जहां भारतीयों का जिन जिन इलाकों में अंग्रेजों का इक़्तिदार कायम हुआ, वहां के बाशिंदों को अंग्रेज हुकूमत के बुरे नताइज भुगतने पड़े। भारतीयों के सामने अब यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत की वजह से हर सतह पर हमारा इस्तेहसाल हो रहा है। इस्तेहसाल होना यानी अपनी ताकत के बल पर किसी कमजोर का फायदा उठाना। तो भारतीयों का तो इस्तेहसाल अंग्रेज कर ही रहे थे। लिहाजा जब भारतीयों को ये हकीकत समझ आई तो उस हुकूमत के खिलाफ अवाम में बेचैनी बढ़ने लगी। अंग्रेजी हुकूमत के असरात जब हमने देखे, बरतानवी हुकूमत के असरात, तो आपने पढ़ा कि कैसे अवाम कंगाल हो रही थी। सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला मुल्क धीरे धीरे अवाम गरीब से गरीबतर होती जा रही थी। तो कई इलाकों में अवाम ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया था। किसानों से जंग हुई थी 1763 से लेकर 1857 के दरमियान। बंगाल में इस किस्म की जंग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया यानी जनूबी भारत में भी हुई थी। नतीजा क्या निकला? अंग्रेजों ने अपनी ताकत के बल पर उन्हें कुचल दिया। अवाम की बेइत्मीनानी को दबा तो दिया अंग्रेजों ने, मगर खत्म नहीं किया जा सका। और ये बेइत्मीनानी जो भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ पाई जाती थी, 1857 की जंग आजादी के रूप में भड़क उठी। ऐसे समझ लीजिए कि बारूद का एक ढेर पड़ा हुआ है और वहां मौजूद तो है वो बारूद का ढेर, लेकिन जैसे ही उस पर एक चिंगारी पड़ती और एक धमाका हो जाता, बिल्कुल वही हुआ। हालात ऐसे हो गए 1857 में कि गम और गुस्सा जो अंग्रेजों के खिलाफ था, मानो उसमें चिंगारी डालने का काम हुआ और एक धमाके की सूरत में 1857 की जंग आजादी भड़क उठी। तो आइए हम उन असबाब को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके वो वजह देखते हैं कि भाई क्या हुआ आखिर कि भारतीयों ने मिलकर अलग अलग तौर पर अपने अपने इलाकों में तो अंग्रेजों के खिलाफ होती रहती थी जंगें, लेकिन एक साथ पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हो गई। उसकी असबाब जानना जरूरी भी है। अब होता यह था कि अंग्रेजों के आमद से कबल भारत में कई हुकूमतें थीं, अलग अलग इलाकों में किसी नवाब की, किसी राजा की हुकूमत थी। और जब ये हुकूमतें बदल जाती थीं तो गांव के निजाम पर, लोगों की जिंदगी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अब जैसे एक बादशाह के बाद उसका बेटा अगर बादशाह बनता है या किसी एक इलाके में किसी दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया, तो हुकूमतें तो बदलती रहती थीं, कहने का मतलब है, लेकिन हुकूमतों की तब्दीली का अवाम की जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ता था। जो गांव का निजाम है वो पहले की तरह वैसे ही जारी रहता था। पहले होता यह था कि पहले इस राजा को वो लगान देते थे, अब इस नए राजा को या हाकिम को लगान देना है। बस जो सादा जिंदगी वो बसर कर रहे थे, मुख्तलिफ रस्म रिवाज में जकड़े हुए थे हमारे गांव, वो जिंदगी उनकी वैसी ही चल रही थी। यानी अवाम की जिंदगी में हुकूमतों के तब्दील होने के बाद बावजूद कोई फर्क नहीं आता था, काबिले जिक्र फर्क नहीं था। मगर जब अंग्रेज हिंदुस्तान में हुकूमत करने लगे तो उन्होंने जो साल साल से जो निजाम गांव का चल रहा था, जैसे लोग जो हैं वहां बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बलूतेदारी निजाम,
लोग अपना काम काज करते थे, शाम में चौपाल पर बैठे हैं, दिन भर की बात हो रही है, गांव के बड़े बुजुर्ग जो है वो झगड़े निपटा दिया करते थे, पंचायत होती थी, पंचायत का फैसला जो है वो आखिरी होता था। ये जो एक निजाम था अपना गांव का, वो तो जारी था। मगर अंग्रेजों ने क्या किया, इस रिवायती निजाम को तब्दील करके नया निजाम राइज करने की कोशिश की, और गांव की बदलती हुई नौयत और सूरत को देखकर अवाम के दिलों में अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी इनसिक्योरिटी कि ये क्या होगा, अब ये नहीं है, जो अंग्रेज जो आ गए हमारे हाकिम बन बैठे हैं, अब हमारा क्या होगा, ये तो हमारे रिवायत और जो हमारा तौर तरीके हैं इसे बदल रहे हैं। लिहाजा उनमें खौफ पैदा हो गया। तो ये एक कंपनी जो तिजारत के लिए भारत आई और किस तरह धीरे धीरे वो यहाँ हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को असरअंदाज करती चली गई। वो गांव, वो देहात जो अपने तौर पर पुरसुकून खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, कैसे अब अंग्रेजों की आमद के बाद उनका ये सुकून जो था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो इसकी क्या वजूहात थी, हम उनका मुताला करेंगे। तो आइए देखते हैं 1857 की जंग आजादी के असबाब। सबसे पहले हम देखेंगे माशी सबब क्या थे, समाजी, सियासी, भारतीय फौजियों में बेइत्मीनानी। सबसे पहले देखते हैं माशी सबब क्या था। माश मतलब रोजगार, रुपए पैसे के ताल्लुक से अंग्रेजों ने अपनी आमदनी के लिए कई तरीके अपनाए। उसमें एक जो तरीका उनके लिए बिल्कुल आसान था वो था टैक्स में इजाफा करना। तो उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए महसूल हासिल करने का नया तरीका नाफिज किया। किसानों से जोर जबरदस्ती लगान वसूल किया जाता था। इसके नतीजे में क्या हुआ, जो किसान थे उनका ये काश्तकारी का निजाम अबतर हो गया। पहले ऐसा होता था कि किसान जो है वो अनाज की शक्ल में लगान देते थे, लेकिन अंग्रेजों को ये अनाज और इसकी जरूरत नहीं थी। वो इतना अनाज इंग्लिस्तान तो नहीं ले जा सकते थे। उन्होंने यहाँ रुपए पैसे का चलन शुरू किया और ये काश्तकारों के लिए नई बात थी। उन्हें अनाज के बदले में रुपए हासिल करना मुश्किल था, लिहाजा वहां उनका निजाम अबतर हो गया। फिर दूसरी चीज ये कि अंग्रेज इंग्लिस्तान का बाजार में तैयार जो माल है, वहां के कारखानों में तैयार शुदा माल भारत में बेचकर माशी फायदा हासिल करना चाहते थे। लिहाजा वहां के कारखानों में चलने के लिए यहां से खाम माल की जरूरत थी। लिहाजा वो किसानों को जबरदस्ती किया करते थे कुछ खास किस्म की अशिया की खेती के लिए। ये जोर जबरदस्ती हमारे किसानों को गवारा नहीं थी, क्योंकि इसके बदले में उन्हें वो अच्छे दाम नहीं देते थे। अब इंग्लिस्तान में जो सनती इनकलाब बर्पा हो गया था, मशीनों से माल तैयार हो रहा था, तो इतना माल प्रोडक्शन जो पैदावार थी वो कहाँ बेचेंगे, कहाँ फरोख्त करेंगे। उन्हें नए नए बाजारों की तलाश थी और हिंदुस्तान उनके लिए एक बड़ा बाजार था, एक बड़ी आबादी वाला मुल्क। तो यहाँ के बाजारों में माल बेचकर अंग्रेज अपना फायदा हासिल करना चाहते थे। तो क्या किया उन्होंने चालाकी की, यहाँ जो माल तैयार होता था, यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन थे, यहाँ के जो कारीगर थे, उनके तैयार शुदा माल पर टैक्स लगा दिया और अपना माल, चूंकि वहां तो मशीनों में तैयार हो रहा है माल, इसलिए उसकी कीमत कम होती थी। तो लिहाजा लोगों ने भी इंग्लिस्तान का माल खरीदना शुरू किया। यहाँ के जो कारीगर थे, जो फनकार थे, इतने उम्दा कारीगर, इतने उम्दा फनकार जो नस्ल दर नस्ल इस काम को कर रहे थे, अपने अपने हुनर के माहिर थे, ये धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे। अब एक बनारसी साड़ी जब वीव होती है, बुनी जाती है, तो उसको महीनों लगते हैं, 1 या 2 दिन में हाथ से तैयार नहीं होती है कपड़े और ये साड़ियां जो हैं। इसी तरह कालीन बनाना और दीगर चीजें, लेकिन मशीनों से तो ये काम फौरन हो जाता है। तो मशीनों से तैयार शुदा माल, उसमें बड़ा फिनिश होता है, यानी बड़ी अच्छे तरीके से उसका फिनिश प्रोडक्ट होता है और वो सस्ता भी था। लिहाजा हमारे अपने ही लोगों ने इंग्लिस्तान का माल खरीदना शुरू किया और हमारे कारीगर
دھیرے دھیرے بے روزگار ہونے لگے اور بھارت کی جو اتنی ترقی یافتہ ہینڈی کرافٹ تھا، دستکاری تھی، کپڑے کی صنعت تھی، وہ دیوالیہ ہو گئی. کئی کاریگر بے روزگار ہو گئے اور ان سب کے دلوں میں مخالفت کا جذبہ، انگریزوں کے لیے مخالفت کا جذبہ پنپنے لگا. تو یہ تو تھے معاشی اسباب. انگریزوں نے بالکل یہاں کے لوگوں کی روزی روٹی چھیننے کا کام کیا، اور جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ ایسی حکومت سے کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ خوش تو دور کی بات، ایسی حکومت کے لیے تو لوگوں کے دلوں میں غم اور غصے کے جذبات پنپنے لگیں گے، اور یہی ہونے لگا. تو یہ تھی معاشی وجہ انگریزوں سے کے لیے غصے کی. دوسری وجہ جو سماجی اسباب ہیں. اب ہمارے یہاں پرانے طور طریقے چلے آ رہے تھے مذہب کے نام پر، روایات کے نام پر، لیکن انگریزوں کے لیے ان میں سے کچھ طریقے ان ہیومن تھے، غیر انسانی تھے. جیسے ہمارے یہاں ایک رسم چلی آ رہی تھی بھارت میں، ستی. یہ کیا تھی ستی کی رسم؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ شوہر کی چتا کے ساتھ بیوی کو بھی جلنا پڑتا تھا. تو یہ تو بالکل غیر انسانی رسم ہے کہ زندہ عورت کو بھی ساتھ میں جلنا ہے. اور اس دور میں تو بچپن کی شادیاں بھی عام تھیں. سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہٰذا بہت سارے بچے جو ہیں ان کی چھوٹی عمر میں موت واقع ہو جاتی تھی لوگوں کی، اور ان کی بیویوں کو اس طرح چتا پر ستی ہونا پڑتا تھا. انگریزوں نے اس کے خلاف قانون بنایا، ستی کی رسم کے خلاف. پھر کئی علاقوں میں ایسا بھی تھا کہ اگر ستی نہیں ہو رہے ہیں تو شوہر کے انتقال کے بعد جو عورتیں تھیں جنہیں بیوہ کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کچھ اچھی نہیں ہوتی تھی. انہیں اچھا کھانا، پہننا، آرام دہ زندگی گزارنا منع تھا. یہاں تک کہ ان کے سر کے بال نکال دیے جاتے تھے. اکثر فلمیں اس موضوع پر بنی ہیں اور انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ بیواؤں کی حالت کتنی بری تھی اس دور میں. دوسری شادی کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی زندگی کی خوشیاں ان سب پر حرام. انگریزوں نے بیواؤں کی دوسری شادی کو جائز قرار دیا. پھر بچپن کی جو شادیاں ہوا کرتی تھیں اس کے خلاف بھی انگریزوں نے آواز اٹھائی. تو یہ جو سماجی رسم و رواج کے خلاف انگریزوں نے قوانین بنائے، تو ہندوستانیوں کو اپنے رسم و رواج میں انگریزوں کی یہ دخل اندازی بہت بری لگی. انہیں لگا کہ انگریز ہمارے عقیدوں میں، ہمارے روایت میں، ہمارے رسم و رواج میں مداخلت کر رہے ہیں، ہماری طرز زندگی میں دخل اندازی کر رہے ہیں. لہذا بھارتیوں میں انگریزوں کے خلاف بے اطمینانی پیدا ہو گئی. تو ایک تو ہم نے دیکھا معاشی وجہ، ایک دیکھی سماجی وجہ. اب دیکھتے ہیں سیاسی سبب کیا تھا. 1857 کے بعد انگریزوں نے کئی دیسی ریاستوں پر قبضہ کر لیا تھا. بعد میں لارڈ ڈلہوزی نے مختلف بہانے عذر پیش کیے. کئی انہوں نے بہانے بنائے کہ بھئی اس ریاست کے راجا یا نواب کو جو ہے انتظام حکومت کا کوئی شعور نہیں ہے، یہاں بد انتظامی ہے. اس طرح کا الزام لگا کر انہوں نے اودھ کے نواب کو عہدے سے برطرف کر لیا اور خود وہاں قبضہ کر لیا. اسی طرح ساتارا، جھانسی، ناگپور کے جو حکمران تھے اور انہوں نے جو گود لینے کا جو حق تھا انہیں نامنظور کر کے ان ریاستوں کو بھی اپنی ریاستوں میں شامل کر دیا. اسی لیے جھانسی کی رانی جو لکشمی بائی اپنے حقوق کے لیے آخری دم تک لڑتی رہی. تو لارڈ ڈلہوزی کی جو پالیسیاں تھی کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ریاستوں کے نواب اور راجاؤں کو ان کے حکومتوں سے بے دخل کرنا اور خود وہاں قبضہ کر لینا. یہ بات ہندوستانیوں کو بھی اچھی نہیں لگی کہ ان کے راجا اور نواب جو ہے انہیں گدی سے ہٹایا جا رہا ہے. لہذا ہندوستانیوں میں بے اطمینانی بڑھنے لگی. تو عوام تو ناراض تھے انگریزوں سے، بھارتی فوجی بھی بے اطمینانی ان میں پائی جاتی تھی. اب بھارتی فوجی، انگریزوں کی فوج میں بھارتی فوجی بھی تھے. ساری فوج تو وہ انگلستان سے لے کر نہیں آئے تھے، یہاں کے لوگ بھی ان کے یہاں فوج میں ملازمت کرتے تھے. مگر انگریز افسران بھارتی سپاہیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، انہیں ذلیل کیا جاتا تھا اور ان سپاہیوں کو صوبیدار سے بڑا عہدہ نہیں دیا جاتا تھا. گورے سپاہیوں، سفید فام یعنی جو انگریز سپاہی ہیں، ان کی بنسبت ہندوستانی سپاہیوں کو تنخواہیں بھی کم دی جاتی تھیں.
फिर अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो भत्ता मिलता है, जिसे अलाउंस कहते हैं। खाने पीने के लिए, रहने के लिए उस इलाके में तनख्वाह के अलावा एक रकम दी जाती है जो भत्ता कहलाती है। हिंदुस्तानी सिपाहियों का भत्ता भी अंग्रेजों ने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया। तो ये सब बातें हमारे सिपाही देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, और इस नाइंसाफी के लिए भारतीय सिपाहियों में बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही थी। उनका ऐसा मानना था, काम तो हम वैसा ही कर रहे हैं, उसी बहादुरी से, ईमानदारी से अंग्रेजी हुकूमत का साथ दे रहे हैं, लेकिन फौज में मौजूद अंग्रेज सिपाही में और भारतीय सिपाही में फर्क किया जाता है, और ये फर्क भारतीय फौजियों के लिए बेइत्मीनानी का बास बन रहा था। तो एक तरीके से बारूद का ढेर बिल्कुल तैयार था, और वो क्या चिंगारी थी, आइए देखते हैं, जिसने इस बारूद के ढेर में आग भड़काने का काम किया, और ये था फौरी सबब। तो हम जल्दी से वो भी देख लेते हैं। 1856 में अंग्रेजों ने भारतीयों को एक राइफल दी, और इस राइफल में क्या करना पड़ता था, इनफेल्ड बंदूकें कहलाती हैं ये। इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो कारतूस हैं, इनका ऊपरी खोल जो है वो दांतों से तोड़ना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों में ये बात फैल गई कि इस खोल पर कारतूस कितने बड़े बड़े होते थे, फिल्मों में आपने देखा होगा। इन पर क्या है, गाय और खंजीर की चर्बी लगी हुई है। अब हिंदू और मुसलमान फौजियों के जज्बात को ठेस पहुंची, उसे मुंह में डालकर तोड़ना है, तो गाय तो हिंदुओं के लिए मुकद्दस और खंजीर जो है वो मुसलमानों के लिए हराम, और उनकी चर्बी अगर है और ऐसे कारतूस को मुंह में डालना है, तो क्या किया, भारतीय फौजियों में बेइत्मीनानी बढ़ने लगी। हिंदू मुसलमान फौजी बेचैन हो उठे, और कई सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, और जिन्होंने इनकार किया उन्हें तो सजा मिली। मगर बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के इस नामंसफाना रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद की और अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। क्या किया अंग्रेजों ने, मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी, और मंगल पांडे की फांसी की ये खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई, और मेरठ फौजी छावनी के भारतीय सिपाहियों ने, उनकी पूरी पलटन ने बगावत कर दी, और यहीं से शुरुआत हुई हमारी पहली जंग आजादी की, बाकायदा जंग आजादी की। तो ये कुछ असबाब थे जो हमने देखे, उसके नतायज क्या निकले वो इंशाल्लाह हम अगली दफा जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।